बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली ये ऑब्वियसली सारी जो ये कंडीशंस हैं ये एक दूसरे से डिफ़र करती हैं सिंटेक्स के हिसाब से या वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्ट इन सब का एक ही जैसा है। और कॉन्सेप्ट हमारे पास जिस चैप्टर का नाम है दैट इज़ डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट, बस ये उसी जो फ़िलासफ़ी डिसीजन की उसी फ़िलासफ़ी के ऊपर ये सारे काम करती हैं। मतलब ये इस तरीके से ले लें कि हमारे पास इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर इस तरीके से होता है कि एक कंडीशन रखी जाती है, एक शर्त रखी जाती है। अगर ये शर्त ट्रू हो जाए, अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए तो फिर हमारे पास ये रास्ता होगा फॉर इंस्टेंस, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमारे पास ये रास्ता हो जाएगा। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात डिस्कस की थी, हम लोग एक मेरिट रख देते हैं कि जिस तरीके से मैं कहती हूँ अगर आपके 80 मार्क्स आए, 80 मार्क्स से ज़्यादा आए तो ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया फॉर इंस्टेंस, अगर ये ट्रू हो गया तो आप क्लास के अंदर बैठ जाइएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो आप क्लास के अंदर ना बैठिएगा। मतलब जब हम लोगों के पास डिफरेंट डिसीजंस आ जाते हैं लेने के लिए किसी एक ख़ास शर्त पे, किसी एक ख़ास मेरिट पे, तो एज अ होल सारा हमारे पास डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट बन जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर इसके अंदर हम लोग करेंगे दैट इज़ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है जी। इफ़ स्टेटमेंट एंड सिंपल पहले हमारे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये हुआ तो उसके प्रिंट में हमने क्या करवाना है, या उसका ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करवाना है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ फॉर इंस्टेंस आपने ले लेने हैं कि ए ले लेनी है, वैल्यू ले लेनी है ए की, और एक वैल्यू ले लेनी है बी की। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आप लोगों ने ले लेनी है, और देन अगर ये वैल्यू ए बड़ी हो बी से तो आपने ए को प्रिंट करवा देना है। सिंपल जब हम लोग इसकी स्टेटमेंट लगाएंगे तो हम कहेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम लोग प्रिंट एफ में ये लिख देंगे कि ए इज़ ग्रेटर। ठीक है जी। सिंपल हमारे पास ये चीज़ है इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स के अंदर यहाँ पे एल्स भी लग जाता है। छोटी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। अब ये देख लीजिएगा कि एक तो ये वाली चीज़ कभी भी नहीं होती, इफ़ स्टेटमेंट के आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं आता। दूसरी बात ये कि जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोशिश किया करें कि जहाँ पे एफ़ ख़त्म हो, या जहाँ से इसके ब्रैकेट शुरू हो, बिल्कुल उसके नीचे से उसकी स्टेटमेंट शुरू हो। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, बहुत ज़रूरी है कि अगर इस इफ़ के इस केस की बुनियाद पे आप दो चीज़ें इकट्ठे रन करना चाह रहे हो, जिस तरीके से मैं ये कहती हूँ कि प्रिंट एफ बी इज़ ग्रेटर फॉर इंस्टेंस, ये वैसे ही आप कुछ भी ये कुछ और लिख लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जी, तो ये वाला जो है ना ये इस इफ़ के साथ नहीं एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। भले ही इसके नीचे लिखो, इसके साथ लिखो, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों, तो इट मीन्स कि आपने इनको इसके साथ बाउंड करना है। मतलब इस तरह करके ब्रैकेट्स लगा देंगे, इस तरह के ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट इसके साथ बाउंडेड है, मतलब क्योंकि बॉडी बन गई है, अब ये दोनों तब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इससे पहले तक सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होती अगर ये सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती अगर ये कंडीशन ट्रू होती। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट जो है बेसिकली अगर के फार्मूले पे चलती है कि अगर ए बड़ा हो बी से तो ये प्रिंट कर देना, वरना वाली शर्त इसके अंदर नहीं होती। जिस तरीके से अगर इसी चीज़ को मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ले जाऊँ, इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास पेपर में आती नहीं है। ज़्यादातर इफ़ एल्स स्विच उस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, इवन आउटपुट में एरर्स में भी ये चीज़ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर मोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। अब इस तरीके से हम कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ जो एक चीज़ ऐड हो जाती है दैट इज़ कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर ए बड़ा हो बी से तो प्रिंट करवा देना ए इज़ ग्रेटर, वरना ये जो वरना है ना दिस इज़ एल्स, वरना क्या प्रिंट करवाना। दूसरा केस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इस चीज़ में हम कहेंगे कि हम लोगों ने इफ़ भी यूज़ किया, एल्स भी यूज़ किया। अब ये जो स्टेटमेंट होगी दैट वुड बी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़, जिस तरीके से हम कहते हैं कि इफ़ की कंडीशन के आगे सेमी कॉलन कभी भी नहीं आता, बिल्कुल इसी तरीके से एल्स के आगे कभी कोई कंडीशन नहीं आती। मतलब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकती बी इज़ ग्रेटर देन या बी इज़ लेस देन, कोई भी कंडीशन एल्स के आगे कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, एल्स के आगे कंडीशन कभी नहीं लगती और इफ़ की कंडीशन के आगे
कभी सेमीकोलन नहीं लगता। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ कि वैल्यू लें ए और बी, ये बताएं कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए इज़ ग्रेटर, वरना ए बी छोटा है ए से या दोनों बराबर हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, या वो बी से छोटा हो सकता है, या वो बी के बराबर हो सकते हैं। तो जब हमारे पास एक कंडीशन से बढ़ के 2 या 3 कंडीशंस आ जाती हैं, तब वहाँ पे हम लोग नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। नेस्टेड मतलब उससे निकला है, नेस्ट से वर्ड निकला है कि ए के अंदर ए के अंदर ए के अंदर एक, ठीक है, एक चीज़ है उसके अंदर फिर एक और चीज़, एक चीज़ फिर किस तरीके से, ये आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जिस तरह इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे अब आपको पता है एल्स के आगे कंडीशन लग नहीं सकती, तो इस वजह से मैं इसके आगे इफ़ लिखूँगी और दूसरी कंडीशन में ये कर दूँगी बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, साथ ही साथ मैं एक एल्स की एक और बना रही हूँ यहाँ पे। ये वाला एल्स इस वाले के नीचे आएगा क्योंकि ये इसका एल्स है। एल्स प्रिंट एफ में कहूँगी कि बोथ आर इक्वल, ठीक है जी। अब ये वाली चीज़, ये वाला स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट फर्दर आता भी है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि हम लोगों ने एक के बजाय 2 कंडीशंस यूज़ की और 3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर ली। जिस तरीके से, अब ध्यान से यहाँ पे बात सुनिए आपने, कि अगर पहली कंडीशन में हमने ये कहा था कि ए बड़ा हो बी से, तो हमने सिर्फ ये प्रिंट करवा देना है कि ए इज़ ग्रेटर। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये की कि अगर ए बड़ा है बी से तो बी भी तो बड़ा हो सकता है ए से, तो हमने बी इज़ ग्रेटर देन ए कर दिया। अब जब हम लोगों ने बात ये की कि 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, या ए से बड़ा हो सकता है, या बी से बड़ा हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस केस में हमें एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी थी। तो जब हम लोग एक और कंडीशन ऐड करते तो इट मीन्स हमें एक और इफ़ की ज़रूरत होगी। जब एक और इफ़ की ज़रूरत होगी तो इट मीन्स कि हम लोग एक और एल्स के आगे लगा देंगे। पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, प्रिंट कर दें ए इज़ ग्रेटर, एल्स इफ़, या अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए तो बी इज़ ग्रेटर प्रिंट करवा दें, वरना क्या होगा, बोथ आर इक्वल। अगर ये भी बड़ा नहीं है ये भी बड़ा नहीं है तो इट मीन्स कि दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है। इवन ये वाला कॉन्सेप्ट हम स्विच में भी जाके यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली उसका सिंटेक्स और है, स्ट्रक्चर और है उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही रहता है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 11 का है फर्स्ट हमारे पास प्रोग्राम 11.1। इसके स्टेटमेंट पहले समझ लें। प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और स्टेटमेंट को डिवाइड कर लेना है आपने, कि आपने इनपुट्स क्या लेने हैं, आपने आउटपुट्स क्या शो करने हैं और आपने प्रोसीजर क्या करना है बीच में। इससे आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि आपने कितने इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करवाने होंगे और किस टाइप के डिक्लेयर करवाने होंगे, प्लस आपको कुछ उसको प्रोसीजर समझ में आ जाता है। डायरेक्ट एक एक स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग वो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम गलत ही होना है आपका। आपने सबसे पहले प्रोग्राम को इस तरीके का एक लेआउट दे देना है। जो आपका फर्स्ट प्रोग्राम है उसका मैं आपको बताती हूँ कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन विच यू विल टेक अ इनपुट इन मार्क्स। मार्क्स आपने ले लेने हैं इनपुट के अंदर और डिस्प्ले करवाना है कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ़ मार्क्स आर इक्वल टू 40 और मोर देन 40। तो जब ये इक्वल टू और मोर देन का आ जाता है हमारे पास रिलेशन, तो इस चीज़ को वैसे अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो मैथ्स में हम लोग इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ समथिंग लाइक मार्क्स आर मोर देन इक्वल टू 40, ये चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसी को हम कंप्यूटर के अंदर चेंज करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, इक्वल टू तो होता है साथ इक्वल ये वाला हो जाता है। इस तरीके से इसकी शक्ल बन जाती है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। तो लास्ट वाले स्टेटमेंट को हमने इस तरह कर लिया। इनपुट हम लोगों ने करना है मार्क्स और डिस्प्ले कर देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इट इज़ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। इसके अंदर इसने ये नहीं कहा कि अगर 40 से कम आएगी तो क्या होगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं 40 जितने 40 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसके अंदर और नहीं करना। तो सिंपल इसके अंदर जो चीज़ यूज़ होगी दैट वुड बी इफ़ स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इफ़ स्टेटमेंट से। तो जी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लेने हैं इनपुट लेना है मार्क्स। तो मार्क्स होते हैं हमारे पास इंटीजर के अंदर। अगेन
कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप मार्क्स लिखें, एम लिखें, के लिखें, टी लिखें, कुछ भी लिखें, बस आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आपने ये वाला जो वेरिएबल है वो अलॉट कर दिया है किसके लिए, मार्क्स के लिए कर दिया, और इसका मैंने रख दिया इंटीजर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्दर प्रोसीडिंग। हमने ये कहा है कि इंटीजर करेंगे मार्क्स, तो हम लोग प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, देन स्कैन एफ में, स्कैन एफ की स्टेटमेंट भी दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब आपको पता चल जाता है कि इंटीजर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे डी आ जाएगा, कॉमा लाजमी, और उसके बाद इसके जो भी आपने नाम लिखा है वो एंड के सिंबल के साथ। इस पे भी डिटेल डिस्कशन है कि किस तरीके से आप लोगों ने ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी होती हैं और ये किसके लिए यूज़ होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फ़िलहाल हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यूज़ करना है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने, अच्छा वो जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये आपने लगाना किस पे, मतलब किस पे मेरिट बन रहा है, किस पे कंडीशन बन रही है, किस पे शर्त लग रही है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ये कह रही थी कि अगर मार्क्स 40 बराबर या 40 से ज़्यादा होंगे तब कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट करवाना है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जैसे भी वेरिएबल एक ही है तो इसी वेरिएबल पे हम लोग इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे, और इफ़ की स्टेटमेंट में हम लिख देंगे मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, इफ़ के स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन नहीं लगता। ठीक है जी, आगे हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। आपने प्रिंट एफ में क्या क्या करवा देना है, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, टोटल आपके पास ये प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर आपने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, एल स्टेटमेंट नहीं लगानी। ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंपल प्रोग्राम है 11.1। अब मूव करते हैं 11.2 की तरफ। मूव करते हैं 11.2 की तरफ, और 11.2 के अंदर हमारे पास प्रोग्राम है, सिंपल है। स्टेटमेंट्स की समझ लेते हैं। स्टेटमेंट को अगेन मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 2 हिस्सों में बल्कि डिवाइड किए। एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब इसके अंदर है क्या है कि इनपुट्स टू नंबर्स, एक प्रोग्राम में अपने ऐसे लिखना है जिसके अंदर 2 इनपुट्स लेंगे, एंड फाइंड्स इफ़ सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। मतलब सिंपल सा है, 2 नंबर इनपुट लेने, इट मीन्स कि आपके 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉर इंस्टेंस मैं 2 वेरिएबल ले लेती हूँ, एक्स और y। अब आपने ये बताना है कि जो सेकंड वेरिएबल है, जो सेकंड नंबर है, क्या वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये हो 4 तो ये 16 है या नहीं है, अगर ये हो मेरे पास 5 तो ये 25 है या नहीं है। सिंपल इज़ दैट। अब इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखिए, ना इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें, ना इन्होंने ये बताया हुआ है कि इफ़ एल्स यूज़ करें। अब इसमें करना क्या होता है इस केस के अंदर कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर होते हैं, पेपर के अंदर गिवन होता है कि ये क्वेश्चन इफ़ स्टेटमेंट से सॉल्व करना है, या इफ़ एल्स से स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, या स्विच स्टेटमेंट से सॉल्व करना है, वो गिवन होते हैं। अगर गिवन ना हो तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। बस लॉजिकली ठीक होना चाहिए आपका प्रोग्राम, बाकी ये मैटर नहीं करता कि अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अब अगर ये सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट है, इट मीन्स कि इसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगेगी। लेकिन अगर इफ़ एल्स है तो इट मीन्स कि इसके अंदर एल्स स्टेटमेंट लगेगी। एल्स स्टेटमेंट कैसे लगेगी, वो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एल्स स्टेटमेंट आप डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर लेने हैं और देखना है कि सेकेंड वाला फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। अब हम लोग इसी तरह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 2 नंबर लेने हैं, इट मीन्स कि हम लोगों ने 2 ही इनपुट्स लेनी है। ठीक है, एक्स और वाई 2 इनपुट्स ले लिए। बिल्कुल इसी तरह आपने प्रिंट एफ में लिखना है एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। तो अब हम लोग इसकी लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक कैसे बनेगी। 2 नंबर हमने ले लिए, 2 नंबर को हम लोगों ने इनपुट करवा लिया, और देन अब हमारा ये है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो। मतलब अगर फर्स्ट नंबर को 2 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें तो सेकंड नंबर आ जाए, तो मतलब एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अगर ये सिचुएशन ट्रू हो जाए तो हमने ये कह देना है कि सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है कि डबल इक्वल्स टू क्यों आए हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिस्टेक भी मोस्टली हो जाती है स्टूडेंट से। जब आपने किसी को, मतलब एक छोटी सी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने ये 2 डब्बे, फॉर एग्जांपल एक्स का है डब्बा, अगर आप लिखते हैं ना एक्स इज़ इक्वल्स टू 5, तो इट मीन्स कि एक्स के अंदर चला जाएगा 5।
ठीक है, x को अलॉट हो जाएगी 5 की वैल्यू। लेकिन अगर x इज़ इक्वल्स टू 5 ये लगा हुआ हो तो ये रिलेटिव, ये कंपैरेटिव ऑपरेटर होता है चेक करने के लिए क्या x के डब्बे में 5 मौजूद है या नहीं है। ये जो होता है ना, ये चेकिंग होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर y के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। तभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं। अगर हम लोगों ने एक दूसरे को इसकी वैल्यू अलॉट करनी होती, असाइन करनी होती, उस केस में हम लोग सिंगल लगाते। लेकिन क्योंकि हमने चेकिंग करनी है, इस वजह से 2 असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाएंगे। और ये आप लोगों को हो गया इस तरह प्रोग्राम 11.2। अब हम मूव करते हैं 11.3 की तरफ। ओके जी, अब प्रोग्राम है हमारे पास नेक्स्ट वन 11.3 और इसके अंदर ये कह रहा है कि इनपुट 3 नंबर्स, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो इनपुट करता है 3 नंबर और डिस्प्ले करता है मैक्सिमम नंबर। अब इस प्रोग्राम को क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इफ़ स्टेटमेंट का टॉपिक है और इफ़ स्टेटमेंट के टॉपिक के अंडर ये प्रोग्राम आया हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको इफ़ स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये पेपर में आ जाएगा तो पेपर में इस एक प्रोग्राम को करने के लिए ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप जो मर्ज़ी इसका तरीका अडॉप्ट करें, इसमें कोई मतलब उसमें लिमिटेशन नहीं होती। जब पेपर के अंदर गिवन हो कि ये तरीका यूज़ करना है तो फिर तो वो तरीका करना ही करना है, लेकिन जब नहीं गिवन तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे इफ़ स्टेटमेंट से, लेकिन जब फर्दर हम मूव करेंगे आगे तो ऑब्वियसली हम लोग इसको डिफरेंट तरीके पढ़ेंगे पेपर में। फिर अगर इस तरह का जर्नल्स आ गए तो फिर आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी सिंपल हमने क्या करना है कि 3 नंबर्स लेने हैं और 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर को हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है जी। और इसका जो थोड़ा सा एक लॉजिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वेरिएबल का मतलब जिस तरीके से आप लोगों की बुक में मैक्स का वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, ABC तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो इनपुट्स हैं हमारे पास। और एक हमने एक्स्ट्रा खुद से वेरिएबल बना दिया मैक्स का वेरिएबल। जो मैक्स है ना, मैक्स की आपने लॉजिक समझनी है कि मैक्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसकी बड़ी एक आसान सी एक लॉजिक है। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रिंट एफ में कहते हैं यूज़र से कि एंटर करो 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, और नंबर को हम लोग कर लेते हैं स्कैन एफ में। ठीक है, और ABC, ठीक है जी, डिक्लेयर करवा लीजिएगा सारा कुछ वो। अच्छा, अब हम लोग ने स्टार्ट करना है इफ़ स्टेटमेंट से इसको करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से पहले से ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैक्स जो है ना दैट इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। हमने एक मैक्सिमम नंबर स्टोर करवाना है और हमने खुद से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया मैक्स जो कि इक्वल है ए के। अब यहाँ पे मैं जो काम पीछे चल रहा है वो साथ साथ मैं आपको बना देती हूँ कि हमारे पास मेमोरी के अंदर जो डब्बे बने हुए हैं ना वो हैं ABC और एक मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है दैट इज़ मैक्स। अब काम क्या हो रहा है बेसिकली कि जो मैक्स का डब्बा है ना उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी। लेट्स सपोज कि जो यूज़र है उसने ये वाली वैल्यूज़ एंटर की हुई, मैं एक अजम्पशन दे रही हूँ कि ये वैल्यूज़ उसने ऐड की हैं। जिस तरीके से फॉर इंस्टेंस वो ए की वैल्यू दे रहा है आपको 3, बी की वैल्यू दे रहा है वो 6 और सी की वैल्यू दे रहा है वो 7, ठीक है, उसने ये वैल्यूज़ दी हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स्ट्रा डब्बा बना दिया और एक्स्ट्रा डब्बे को मैंने ए की वैल्यू दे दी। मतलब कि अब इस डब्बे के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना वो है 3, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, मैं स्टेटमेंट लगाती हूँ इफ़ की। मैं ये कहती हूँ कि अगर बी ग्रेटर है मैक्स से, बी ये किधर है, ये बी ग्रेटर है अगर मैक्स से तो बी को प्रिंट कर दो, यानी बी को फिर मैक्स की वैल्यू दे दो। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब मैक्स को बी की वैल्यू दे दो। अगर बी बड़ा है मैक्स से तो मैं कहती हूँ कि मैक्स के अंदर बी की वैल्यू अब स्टोर कर दो। क्या वाकई में ये हो रहा है कि बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, ये 6 है और ये 3 है। तो ये क्या होगा, ये बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स को मिल जाएगी। मतलब अब यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इंटरचेंज हो गया। अब आगे चलें। आगे मैं ये कहती हूँ इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर सी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो फिर ऐसे करो कि मैक्स के अंदर सी को स्टोर करवा दो और लास्ट पे प्रिंट ये करवा दो कि लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है वो मैक्स में है।
ठीक है। अब होगा इससे किस तरीके से, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग ए, बी और सी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम लोग किसी और डब्बे पे डिपेंडेंट होंगे जो चेंज होता जा रहा, जो स्वैप होता जा रहा है मैक्सिमम नंबर्स के साथ। ठीक है, किस तरीके से, पहले हम लोगों ने कहा ये ए है, अगर मैक्सिमम के अंदर, मैक्स डब्बे के अंदर ए की वैल्यू है, अगर फॉर इंस्टेंस इससे बी की वैल्यू बड़ी है तो बी की वैल्यू मैक्स के डब्बे के अंदर चली जाएगी, अगर सी की वैल्यू से बड़ी है तो सी की वैल्यू चली जाएगी। अब इस टाइम पे अगर देखा जाए, सारी कंडीशन चलाई जाए तो इसके अंदर 7 की वैल्यू है और हम लोगों ने प्रिंट भी क्या करवाया है, मैक्स प्रिंट करवाया। तो जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं और कंपेरिजन जब भी आ जाता है ना, तो बहुत बेहतर होता है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल वहाँ पे ले लें। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, अगर ये ना होता और हम लोग आपस में इनको कंपेयर करते रहते और ये बी की वैल्यू ए में चली जाती, ए की वैल्यू उसमें चली जाती, ये आपस में वैल्यूज़ घिटमिट हो जाती। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। लिमिटेशंस का मतलब बेसिकली होते हैं ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस, या कौन सी ऐसी वजूहत है कि जिसकी बिना पे हमें इफ़ एल्स की स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट या किसी और स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना पड़े। तो इफ़ स्टेटमेंट जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पहले देखा कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स अगर हो जाए कंडीशन, तो उस केस में हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता मूव करने के लिए। मतलब अगर हम लोग कह रहे थे कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। एल्स अगर मार्क्स ऐसे ना हुए तो फिर उसके केस में क्या होगा, तो उस ये सारे सिनेरियो की वजह से हमने इफ़ स्टेटमेंट को, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को लिमिटेड कर दिया था। हमें नया कुछ चाहिए था जिससे हम लोग ये वाला केस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर एल्स की कंडीशन आ जाए तब। तो लिमिटेशंस ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में यही बात होगी। अब हम मूव करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। ओके जी, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का अगर हम लोग लॉजिक समझें कि हम लोगों ने क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी हमें, तो बिल्कुल जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ख़त्म किया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट ने। मतलब ये कि अगर हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम के हिसाब से अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो बड़ा ही आसान है कि अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाएं इफ़ स्टेटमेंट का, तो इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट ऐसे बनता था कि अगर ये कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो बस सिंपल वो फ्लो चार्ट चल, मतलब जो भी वो कंडीशन होती थी ट्रू होती थी, उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। मतलब थोड़ा और मैं अगर इस चीज़ को करूँ कि हम लोगों ने लिया ए की वैल्यू ली और हमने कहा कि ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने ली और सिंपल हमने सिर्फ ए की स्टेटमेंट लगाया कि अगर ए और ए की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन बी, तो ट्रू हो गई ये कंडीशन, और एक जो स्टेटमेंट है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी की स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है। लेकिन इसके अंदर कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं था कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी ना हो या उसके बराबर हो या उससे छोटी हो। इस तरीके की सिचुएशन में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास इस फ्लो चार्ट के अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू हो या अगर वो फॉल्स हो, तो दूसरा हमारे पास रास्ता यहाँ पे होता है। अभी जो दूसरा रास्ता है ना, दैट इज़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है और ये हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होती है। ये नहीं तो ये, अब इसके आगे से फिर जो स्टेटमेंट होती है, जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो चल पड़ती है। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास इसीलिए यूज़ होती है कि जब हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव रास्ते निकालने होते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि अगर जो मार्क्स हैं, फॉर इंस्टेंस टोटल जो मार्क्स हैं हमारे पास वो हैं 80, अगर जी 50 से ग्रेटर देन हुए आपके मार्क्स तो आपका आ जाएगा ग्रेड ए, और अगर 50 से नीचे हुए तो फॉर इंस्टेंस हम लोग आपको दे देंगे बी। तो ये जो ऑल्टरनेटिव वे था वो वहाँ पे नहीं था, इफ़ एल्स के स्टेटमेंट में वो आ गया। अब हम बारी बारी इसके वो जो प्रोग्राम्स हैं वो सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं। जी, ये हमारे पास है 11.4 एक प्रोग्राम, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि प्रोग्राम जो है वो नंबर इनपुट करेगा और बताना है कि वो नंबर इवन है ये ऑड। अब जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ये गिवन होता है कि कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करके आपने प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से यहाँ गिवन है यहाँ पे यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके आपने ये प्रोग्राम सॉल्व करना है। अब प्रोग्राम के अंदर आपने इनपुट देख लें कि इसमें कितनी इनपुट्स हैं।
एक इनपुट है, फंक्शनैलिटीज़ कितनी है, एक ही फंक्शनैलिटी है, इवन और डिफरेंशिएट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके सॉल्व करना है, इस वजह से अब हम यहाँ पे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, वरना हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट 2 इफ़ स्टेटमेंट्स लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इस वजह से इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जी इंटीजर n ले लेते हैं सिंपल सा, और फिर हम प्रिंट एफ में लिख देंगे उसको कि एंटर अ नंबर, देन हम स्कैन एफ कर लेंगे। स्कैन एफ के अंदर क्योंकि वो इंटीजर है, इस वजह से इसको हम लोग ले लेंगे ये और ये। अब यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट ज़रा देखिएगा, ये आया इफ़ प्रिंट एफ नंबर इज इवन एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। अब अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो ये चीज़ ना होती है उसमें, सिर्फ सिंपल ये हमें पता चल जाता है कि नंबर इज़ इवन, दैट्स इट। ऑड नंबर का हमें ना पता चलता, लेकिन एल्स स्टेटमेंट ने हमें ये इनेबल किया है इस काम के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 वेज़ में चले जाते हैं, या ये। तो अब यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा है कि आपने नंबर ले लिया n, मॉडुलस 2 का मतलब होता है रिमाइंडर, कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल हुआ 0 के तो दैट नंबर इज़ इवन, वरना क्या है दैट इज़ ऑड। ठीक है, इवन एंड ऑड, ये आप जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको जब 2 से डिवाइड करके देखेंगे उनका रिमाइंडर 0 ही आएगा। जितने भी ऑड नंबर्स उनको 2 से डिवाइड करेंगे उनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मन ही आता है। लेकिन बहरहाल ये आप लोगों का ऑड और इवन का हो गया। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये आप लोगों को इस वजह से आनी चाहिए, है बहुत बेसिक प्रोग्राम। ये तो मैं नहीं आपको कहूँगी कि पेपर में आएगा, लेकिन इसका जो कोड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आउटपुट्स और फॉर एरर्स। ठीक है, तो और ये जो चीज़ है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक फंक्शनैलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन और ऑड की, लेकिन स्टिल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के हवाले से भी ये आ सकता है, लेकिन इसका जो लॉजिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि 2 असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्यों आए हैं। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं 11.5 की तरफ। ओके जी, अब हमारा प्रोग्राम है 11.5 और इसके अंदर ये है कि इनपुट करने हैं 2 नंबर और बताना है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अगेन गिवन है कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करके आपने ये प्रोग्राम लिखना है। अब वैसे प्रोग्राम सारा तो मैं नहीं लिखती, लेकिन मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बल्कि जल्दी से कर लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत आसान है। आपने लेना है इंटीजर a और b, अगेन वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स। ठीक है जी, स्कैन एफ में लिखेंगे ए बी। सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट इसमें ये लगेगी कि a इज़ इक्वल्स टू b। प्रिंट एफ में आ जाएगा बोथ आर इक्वल, एल्स में आ जाएगा प्रिंट एफ में नॉट इक्वल। ठीक है जी, टोटल आपके पास ये प्रोग्राम है, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, जो अगेन मिसअंडरस्टैंड हो सकता है कि ये इक्वल्स डबल क्यों आए हैं। बाकी कोई प्रोग्राम के अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। दोनों नंबर इक्वल हुआ तो ये प्रिंट होगा, नहीं इक्वल हुआ तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे 11.6 की तरफ। ओके जी, अब प्रोग्राम है हमारे पास 11.6। इसके अंदर एक ही नंबर आपने इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है इसका स्क्वायर रूट ओनली इन द केस इफ़ द एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर ये जो एंटर्ड नंबर है इट इज़ पॉजिटिव तो उसमें आपने उसका स्क्वायर रूट शो कर देना है, वरना आपने क्या कर देना है कि जो वैल्यू है दैट इज़ इनवैलिड इनपुट है। अब ये कैसे पता ये तो इस सिमेट्री बना लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट करना है नंबर, उसके लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रिंट एफ स्कैन एफ से हमने नंबर ले लेना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट सिर्फ उसी सूरत में डिस्प्ले करना है अगर वो पॉजिटिव हो।
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। दोनों हम पॉसिबल कंडीशंस कर देते हैं कि या तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा या वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो अगर वो हुआ पॉजिटिव तो उसके नीचे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, वरना हम क्या करेंगे, हम लोग कह देंगे इनवैलिड इनपुट। इसी चीज़ को हम लोग लाइक कर देते हैं इम्प्लीमेंट इन अ प्रोग्राम। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक ही नंबर, तो हम लिखेंगे इंटीजर a फॉर इंस्टेंस, प्रिंट एफ में जाके आपने लिख देना है एंटर अ नंबर। स्कैन एफ में आपने लिख देना है कि क्योंकि वो इंटीजर है तो ये और ये। देन अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि अगर ये नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ मैं आपको इसका बताती हूँ। स्क्वायर रूट हम लोगों ने लेना है a का, ठीक है। स्क्वायर रूट a का लेके फॉर इंस्टेंस हम लोग इसको स्टोर करवा देते हैं x के अंदर, लेट्स सपोज, और हम लोग साथ लिख देते हैं प्रिंट एफ स्क्वायर रूट ऑफ कंप्लीट लिखने के बाद ये, और देन हम लोग लिख देंगे x, ठीक है। इसको x को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने x के अंदर डालनी है, ठीक है। ये इससे ज़रा फ़र्क पड़ता है। एंड देन अगेन हम लोगों ने इसको कर देना है बंद, और एल्स की कंडीशन के अंदर हम लोगों ने मतलब एल्स के अंदर हमने क्या लिख देना है, प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सारा क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ज़रा। इसके लॉजिक बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, आसान सी है। आपने सिंपल एक नंबर लेना है, नंबर को आपने ले लेना है, जैसे a ले लें, b ले लें, कुछ भी ले लें, नंबर ले लिया आपने। उसको अब हम लोग ने देना है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हुआ, तब इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। और स्क्वायर रूट लेने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी x के अंदर, और x जो है आपने डिस्प्ले करवा देना है, वरना आपने कह देना है इनवैलिड इनपुट। ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं, ब्रैकेट्स लगाने की रीज़न ये होती है कि अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो इफ़ के बाद सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो वो फिर बताने के लिए उसको कि ये तुम्हारी स्टेटमेंट्स हैं, ये तुम्हारी अंडर आ रही हैं, तो इस वजह से उसको ब्रैकेट्स लगा देते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान सा, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ के ख़ुद से करेंगे तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। और ये याद रखने कि ये एक फ़ंक्शन है जो कि यूज़ होता है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम लोग जो वैसे कंप्लीट लिखते हैं ना, इस तरह करके लिखते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर से सारे मतलब यहाँ से आ जाते हैं SQR और यहाँ से आ जाते हैं RT, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास 11.7, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट वही पुराना है। आई गेस इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो भी चुकी है कि आपने ईयर इनपुट करवाना है और बताना है कि दैट ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट, इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करके। लीप ईयर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो जिसके अंदर फरवरी की डेट 29 30 होती है, प्लस वो हर 4 साल बाद आता है, वो साल हर 4 साल बाद आता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जिस साल को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इंटीजर ले लेते हैं, ईयर ही ले लें, प्रिंट एफ में आपने उसको ये कह देना है कि एंटर ईयर, और उसके बाद स्कैन एफ कर लेना है। स्कैन एफ के अंदर नंबर, क्योंकि वो इंटीजर है इस वजह से फॉर्मेट स्पेसिफाई किया आएगा, और यह आ जाएगा ईयर का। देन इफ़ ईयर इज़ मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में वी वुड प्रिंट कि प्रिंट एफ द एंटर्ड ईयर इज़ द लीप ईयर, कंप्लीट लिख लीजिएगा, द एंटर्ड ईयर इज़ अ लीप ईयर। एल्स प्रिंट एफ में कह देना है कि योर एंटर्ड ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो सिर्फ लॉजिक है वो सिर्फ यहाँ पे लाई करती है, ये वाली चीज़ कि अगर 4 से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आएगा तो लीप ईयर होगा, वरना वो नहीं होगा। तो ये हो गया आपके 11.7। अब हम मूव करते हैं 11.8 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज़ 11.8, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने दो चीज़ें इनपुट करवानी है, सैलरी एंड ग्रेड।
ग्रेड मतलब जिस तरीके से ग्रेड्स होते हैं 9 ग्रेड 14 ग्रेड 16 17 18 22 ग्रेड्स, तो ये जो ग्रेड्स होते हैं वो आपने किसी एम्प्लॉय का ग्रेड और सैलरी उसकी एंटर करवानी है। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 हुआ तो सैलरी के अंदर 50% बोनस ऐड कर देना है, और अगर ग्रेड लेस देन इक्वल्स टू 15 हुआ तो 25% उसका बोनस ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैसे तो देखेंगे कि इनपुट क्या है, प्रोसीजर क्या है, इस पे लिखा हुआ है इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो वो तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक और भी चीज़ देखनी है कि ग्रेड के ऊपर ही आपने लगाना है, कंडीशन ग्रेड के ऊपर ही लगेगी। जो मेरिट है वो आपका ग्रेड के ऊपर ही बन रहा है, वो जो हम लोग इफ़ की स्टेटमेंट बनाएंगे वो ग्रेड के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर किस तरीके से हम लोग 2 चीज़ें ले लेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि जी फ्लोट क्यों लिए हम लोगों ने सैलरी, या डबल फ्लोट क्यों लिए। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन थाट, ये किस तरीके से आप लेके इसको चलना चाह रहे हैं। अगर आप इंटीजर में भी ले लें सैलरी एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैलरी जो होती है वो पॉइंट्स में भी आती है। प्लस एक और ये होता है कि सैलरी ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको थोड़ा बड़ी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको फ्लोट डबल या डबल ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है दैट इज़ ग्रेड, क्योंकि ग्रेड सिंपल एक वो है इंटीजर होगा हमारे पास। ठीक है, तो आपने इन दोनों को एंटर करवाने के बाद आपने लगा देना है। मैंने प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपने लिखनी है। उसके बाद वो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आपने करना है इफ़ ग्रेड, सबसे पहले था ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15। अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो इसके अंदर जो सैलरी, इसके अंदर जो बोनस ऐड होगा दैट वुड बी 50%। अब 50% बोनस जो है, एक रफ वर्क मैं आपको बता देती हूँ, 50% बोनस जो है इसका मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो इसको हमने ऐड कर देना है सैलरी के अंदर। सही है, अब सैलरी के अंदर कैसे ऐड करेंगे, सिंपली इसको आप सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास प्रोसीजर होता है। तो जब भी आपने सैलरी को बोनस करना हो तो उसको सैलरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर हमें ये पता चल जाता है कि बोनस हमारा कितना बना है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टिंग आएगा वो हमारे पास बोनस आएगा कि इतना बोनस पड़ गया हमारी सैलरी पे, ये इस प्रोसीजर से। ठीक है, तो अगर ग्रेड हुआ 15 से पड़ा तो आपने सिंपली उसको, उसके अंदर जो बोनस उसका बनेगा, बोनस होगा 50% का बोनस है, तो इस वजह से हम लोग करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई का साइन इस तरह और सैलरी लिख देंगे। ठीक है, सैलरी ये हो गया। एल्स इसके अलावा क्या हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा या इक्वल होगा, तो एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बोनस के अंदर हम लोग का 25% का ऐड करेंगे और ये सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास बोनस आया है, फाइनल सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी इज़ इक्वल्स टू सैलरी प्लस बोनस। ठीक है जी, तो ये आपके पास अब कंप्लीट एक सैलरी निकल आएगी बोनस को ऐड करके। ये वाली जो सैलरी ऐड होगी वो सैलरी होगी जो हमारे पास सबसे पहले उसने एंटर की थी। ठीक है, सबसे पहले जो उस बंदे ने एंटर की थी सैलरी, वो वाली सैलरी है जो ये यहाँ पे आई है। और ये जो चीज़ है, ये इस पूरी प्रोसीजर के पास जो बोनस हमारे पास निकल है वो ऐड होगा। इन दोनों को ऐड करके हम न्यू सैलरी उसको बताएंगे कि भाई क्योंकि तुम्हारा जो ग्रेड था वो 15 से अबव था, तुम्हें 50% का बोनस मिला, और 50% का बोनस जब तुम्हारी सैलरी में मिलेगा तो तुम्हारी न्यू सैलरी हो जाएगी। अब जो सैलरी का डब्बा था, फॉर इंस्टेंस उस सैलरी के अंदर अगर 10,000 ऐड हुआ था, और इसके बाद इस सारे प्रोसीजर के बाद अब उसकी वैल्यू फॉर इंस्टेंस इंक्रीमेंट 5 बोनस 5,000 का हुआ, और इस सैलरी के अंदर जब 5,000 ऐड होगा तो वो 15,000 हो जाएगा। अब उसी सैलरी वाले डब्बे के अंदर 10,000 की जगह क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी, और उसी सैलरी के डब्बे को आगे हम यूज़ करके उसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ समझने वाली है आप लोगों की वो इस चीज़ को समझना है आपने कि ये किस तरीके, जब भी बोनस ऐड होता है बोनस हमेशा ऐसे ही ऐड होता है, और प्लस ये कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।